दर्पण भी जुड़े हुए हैं। शुभम वार्नर कह रहे हैं कि हमारे आलोक सर को प्रणाम। आलोक जी आपको प्रणाम भेजा है शुभम जी ने। नीता जोशी जी कह रही हैं कि आलोक सर एक्सप्लेन थिंग्स प्रॉपरली। नीता जी न्यूजीलैंड से लिखती हैं। चलिए बढ़िया है। आलोक जी क्या माने, मायावती जी की पार्टी जी हमें आर्यभट्ट की खोज को याद दिला रही हैं अब। सर मैं तो राजनीति का एक जो छोटा सा विद्यार्थी हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। और राजनीति का एक नियम है, कोई भी पार्टी जीतने के लिए आती है। एक बार मैं आपके साथ बैठा था, मैंने तब भी कहा था राजनीति अगर आप जीत नहीं सकते तो राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। अब ये मेरी एक राजनीतिक गुत्थी है, जिस मतलब ये मेरी फिलॉसफी है। राजनीतिक चिंतन में कोई भी पार्टी सत्ता के लिए आती है, उसके अपनी विचार, अपनी विचारधारा, अपनी रणनीति, ये तो ठीक है, ये हो सकता है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आवाज आ रही है। आपकी फोटो दिखाई दे रही चश्मे वाली, एकदम रेबेन के चश्मा वाली। जी जी जी। ये क्यों आज मेरा वीडियो ब्लॉक हो गया था, आई डोंट नो। ठीक है, अभी मैंने ठीक कर दिया है। तो व्यक्ति की आजादी के कातिल घूम रहे होंगे। जी 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 जी। तो मायावती जी का जो वो ये रणनीति है, मेरी बुद्धि और विवेक है उसमें बहुत ज्यादा फिट बैठती नहीं। हाँ, अरविंद विद्रोही जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि उनकी ये रणनीति तो है कि अगर तूफान आ रहा है थोड़ा झुक जाओ। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये अगर उनकी स्ट्रेटजी है कि बीजेपी जैसे तूफान के साथ एडजस्ट कर लो, तो कम से कम नदी पार तो जाएगी, उस नाव में बैठ लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, फिर आगे देखेंगे, अपनी नाव बनाएंगे। तो मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन हाँ, मैं बहुत दिनों से बहन जी की रणनीतियों को वॉच कर रहा हूँ। ये आत्मघाती ज्यादा सिद्ध हो रही हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो काशीराम जी का विचार है वो बिल्कुल उस समय उपयोगी रहा होगा, लेकिन इस समय जो संदेश ये जा रहा है कि मायावती जी क्या सुसाइडल मोड में है, वो चाहती सपा खत्म हो जाए, उसके लिए हम चाहे खुद खत्म हो जाए। तो मुझे थोड़ा सा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जी क्या क्या बात कही है। विकास जी लिख रहे हैं कि राजनीति में, विकास कुमार जी कह रहे हैं कि राजनीति में निष्ठाएं बदलते देर नहीं लगती। बात सही भी है। बात सही भी है। हमारे साथ प्रोफेसर शशिकांत पांडे जी हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत तरह तरह के मोटिव हो जाती है ना आलोक जी। जी सर, मैं तो बीजेपी के लिए यही कहूंगा, एक ही जादू, कड़ी मेहनत। बीजेपी आज जहां है, बीजेपी आज जहां है उसके पीछे उसके कई पीढ़ियों का तपस्या है। बीजेपी आज जहां है उस समय शुरू हुई थी जब कांग्रेस बीजेपी थी, शक्ति के मामले में। उस पार्टी जो कांग्रेस पार्टी 27 राज्यों में सरकारों को गिरा देती थी दूसरे दलों की पार्टी, वो थी कांग्रेस पार्टी। अभी बीजेपी वहां नहीं पहुंची है। उसका कारण समझिए, उसका कारण समझिए। कहां जाए अब पर बीजेपी से ही बीएसपी का लिंक है। बीएसपी इस समय ऐसे दुर्भाग्य के समय में है कि बीजेपी की जो अपनी विचारधारा है वो अपने चरम उन्नति पर है। जब कोई पार्टी की विचारधारा चरम, जैसे कांग्रेस आजादी के बाद अपनी चरम पर थी, तो उस समय जेपी हुए या और सब लोगों ने मूवमेंट चलाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी चलाया, लेकिन वो उसको हिला नहीं पाए। उसके लिए कई दशक इंतजार करना पड़ा दूसरी बीजेपी को या दूसरी अन्य पार्टियों को, समाजवादी पार्टी या जिस तरह के जो सामाजिक आंदोलन की जितनी पार्टी निकली है उनको कई दशक इंतजार करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी आज जिस जगह पर अपने वैचारिक धरातल पर है, ये जो विपक्ष की पार्टियों को वेट करना पड़ेगा, आरएसी में रहना पड़ेगा, भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ट्रेन में साहब। और दूसरा आप समझिए, एक तो इसमें और जोड़ एक और जोड़ देता हूं मैं, ट्रेन में चढ़ जाओ, आरएसी में बैठ जाओ, खाली सीटों तो लेट भी जाओ। ये लोग ट्रेन में ही नहीं चढ़ रहे हैं संघर्ष के, चाहे सपा हो चाहे बसपा। राजनीति में नेता जन नेता होता है, जन नेता इस समय दोनों पार्टियों में कमी है। ना बीएसपी में इस समय कोई जन नेता के रूप में है, मायावती जी को छोड़कर अगर हम कहें। सेकेंड लाइन खड़ी नहीं हुई है वहां पे बिल्कुल भी। एक चीज और जोड़ते हैं भूपेंद्र जी, मैं बार बार ये बात कहता हूं, एक बात का सूत्र वाक्य है, उसी को मैं बार बार जोड़ता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में राजतंत्र है। हर पार्टी की कमी है,
अगर राजतंत्र होंगे तो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी होगी, और अगर पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी होगी तो सीधी सी बात है, अब राजनीति में सेकंड लाइनअप खड़े ही नहीं होने देंगे। और जब सेकंड लाइनअप नहीं खड़ी होगी तो जैसा सपा की दुर्गति है, जैसा बसपा की दुर्गति है, और जैसा कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने कांग्रेस में सेकंड लाइनअप नहीं खड़े होने दी, जैसी कांग्रेस की दुर्गति। आप बताइए, मोदी जी के पास क्या बीजेपी में विकल्प नहीं है? कभी तो मोदी जी रिटायर होंगे, लेकिन बीजेपी विकल्प तैयार कर रही, सेकंड लाइनअप तैयार है बीजेपी में। लेकिन क्या मायावती जी के पास कोई विकल्प है? बीएसपी में नहीं है। क्या कांग्रेस में कोई विकल्प है? नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी में कोई विकल्प है? अखिलेश यादव जबरदस्ती के विकल्प हैं, उन्हें केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए मौका दिया गया था, पार्टी ने कब्जा कर लिया। मुलायम सिंह जी का वो बयान है कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना के सबसे बड़ी गलती मैंने की। तो बसपा हो या सपा हो, आते में बसपा पे, बसपा में दो चीजें, एक तो इस समय वो जिस पार्टी से लड़ रही है वो अपने चरम पर है, पहला, और दूसरा बसपा अपने वैचारिक स्तर में समझौता कर चुकी है सत्ता पाने के लिए। काशीराम जी की योजना उस जगह फेल हो गई कि हम सत्ता पाने के लिए किसी से भी जुड़ेंगे, और सत्ता पाने के बाद हम आगे देखेंगे क्या करता है। प्रोफेसर साहब, बस एक मिनट में कंप्लीट कर दूं, एक मिनट में कंप्लीट कर दूं, एक मिनट में। तो मायावती जी ने जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुताय की जो कॉन्सेप्ट शुरू की, वहां से उनका कोर वोट बैंक खिसकना शुरू हुआ, उसका भरोसा टूट गया। जिस वर्ग को गाली देकर के बीएसपी आगे बढ़ी थी, उस वर्ग को जब जोड़ लिया, आपको नारा याद होगा, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसके पहले वाला नहीं कहेंगे वो वाला। जब भी कोई पार्टी अपने वैचारिक मतभेद, अपने विचारों से समझौता करती है, इनको मारो वाला ना, जी 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 जी, वो कहना ठीक नहीं। तो आप गलत विचारधारा, सही विचारधारा जो भी बना, आजकल स्थिर रहे। और हाल तो ये हो रहा है कि आप शगुन भी देखिए, हाथी चोरी हो रहे हैं जी। हाँ, अब शगुन तो है। सड़कों से हाथी चोरी हो जा रहे, जो हाथी बनाए गए थे। प्रोफेसर शशिकांत जी, प्रोफेसर साहब, आपको क्या, बीएसपी ने जहां बड़े पैमाने पर वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया है ना आलोक जी? जी, और सर मैंने तो बीच में सुना था कि हवाई थी कि मायावती जी को बीजेपी उपराष्ट्रपति बना देगी, इसीलिए जो है उन्होंने तो उसका खंडन भी करना पड़ा था, उनको खंडन भी करना पड़ा था। जी जी। तो अब हमारी बहन जी, क्योंकि तो एज ए वोटर मैं कभी किसी पार्टी का ऑनेस्ट व्यक्ति नहीं रहा, मैं हमेशा उसको वोट देता रहा जो संभावना हो राज्य की, एज ए वोटर। तो मैंने बहन मायावती जी को भी वोट दिया था जब उन्होंने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात। हमने कहा भाई बहन जी को दिया जाए, और उन्होंने किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस घाटमपुर एरिया से मैं आता हूँ, कानपुर के पास मेरा कुर्नी गांव है, तो उस एरिया में सबसे ज्यादा SC ST के SC एक्ट का मुकदमा ब्राह्मणों पर लगा था, सबसे ज्यादा। तो वो उनके मतलब जो चीजें उन्होंने सत्ता में रहते बहुत अच्छे काम किए थे, और मैं उससे सहमत हूँ। खासकर ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण, वो उनका सर्वकालिक बेस्ट काम है। मैं अगर आज बात आ जाए योगी जी और मायावती जी में कि कौन ब्यूरोक्रेसी पे सबसे अच्छा नियंत्रण रख पाया था, तो मैं मायावती जी को नंबर 1 पर बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर, क्योंकि वो खुद सिविल सेवा की तैयारी करने वाली महिला थी, उन्हें ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित करना आता था, मैं मानता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इस समय जो उनकी रणनीति है साहब, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, मन में तो मायावती जी के पास है कि वो क्या सोच रही हैं, और मैं आपको इस बात का तो श्योर हूं कि वो खुद ही नहीं सोच पा रही कि किया क्या जाए। मैं अगर बहन जी से पूछा जाए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, तो मैं गारंटी के साथ इस बात की गारंटी लेता हूं कि वो स्ट्रेटजी को बता नहीं मुश्किल है। हाँ साहब, क्या आप इतने अच्छे काम में जोड़ लेते हैं, मैं कायल हूँ इस बात का कि जो मैं तो काम में बहुत कमजोर हूँ मेरे भाई। बहन जी को नहीं पता वो करे क्या। देखिए, जब ऊंट होता है ना, या जानवर होता है, जब उसको दर्द होता है तो पहले दाएं करोड़ बैठता है, फिर जब दाएं में उसको रिलीफ नहीं मिलता तो बाएं बैठ जाता है। हमको लगेगा कि वो जानवर स्ट्रेटजी कर रहा है बेचारा, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सोचा इधर बैठ के देख लिया, अब इधर बैठ जाए। साहब मुझे लगता है कि इस समय बनाने वालों ने कहावत बना दी, बना दी उसके दर्द पे कि ऊंट किस करवट बैठेगा, करवट बैठेगा, कौन जाने। परेशान है
बेचारा धरती पर जाने, तुमको स्टडी दिख रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं, वो स्ट्रेटजी शून्य है, शून्य, जीरो स्ट्रेटजी के मामले में जीरो है। जनता जो नाराज है वो उसको वोट दे रही है। भाग्य बीएसपी का जो विधायक जीता, आप जानते हैं, पर्सनल प्रयास से जीता, बीएसपी के प्रयास से वो नहीं जीते, उनके पर्सनल प्रयास से वो निर्दलीय लड़ते तो भी जीत जाते। फिर से बोलिए ना, आपको सैटेलाइट लोचा हो गया था कुछ जी। मैं कह रहा हूं कि जो बीएसपी से जीते एक विधायक, वो भी उनके पर्सनल प्रयास से, बीएसपी के कैडर वोट से नहीं जीते। 2 मार्च को मेरी डिबेट थी अमिताभ जी के साथ में, इसी बात में थी कि ओबीसी सरकार बनाएंगे बीजेपी किसी की या दलित बनाए। मैं उस दिन मैंने अपनी स्टैंड पे मैं कायम रहा और मैंने कहा ओबीसी नहीं, दलित मत तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। मैं इकलौता था, इतने रिस्क में मैंने बात कही थी, लेकिन सौभाग्य से 10 मार्च के बाद वो मेरी बात सही निकली। अगर बीजेपी को 10% वोट दलितों का नहीं मिला होता तो सपा की सरकार। तो ये इस समय अरविंद जी, अभी आलोक जी ने बोला ब्यूरोक्रेसी के बारे में, आप एक दिन बहुत जबरदस्त बिल्कुल अब ऐसा वर्तमान में तो बिल्कुल ही प्रतीत नहीं होता। आलोक जी, आपको भी लगता है कि दोनों अगर आ भी गए या सब लोग आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? सर, एक तो आपकी तुकबंदी बहुत गजब की है, दिल खुश हो जाता है। अरिजीत का गाला है, अरिजीत का। हाँ, तो मैं काव्य में बहुत, हर व्यक्ति किसी से बहुत कमजोर होता है, मैं काव्य में बहुत कमजोर, लेकिन चलिए मैं इसे फिजिक्स के एक फार्मूले से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी ताजगी आ जाएगी। W इज इक्वल टू F इंटू डी, हम जब सब जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर कुछ लोग बिना फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बैठे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन जी, तो अब अगर जो है सपा को F मान लो, बसपा को D मान लो, तो वर्क डन 0। अगर सपा बसपा सब मिल जाए, जब डिस्प्लेस कर ही नहीं सकते हैं किसी चीज का, जब डिस्प्लेस नहीं है तो वर्क डन 0 है। सब मिलके देख चुके हैं, मायावती जी और समाजवादी पार्टी एक साथ आ चुके हैं, वर्क डन 0। ठीक है, तो जब वर्क डन 0 है, डी अगर शून्य है, फोर्स चाहे जितनी लगा लो, ये लोग फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डी नहीं हो रहा, डिस्प्लेस नहीं हो रही चीजें। तो जब डिस्प्लेस ही नहीं होंगे तो किया गया कार्य तो शून्य होगा। इसमें भाजपा की काट, जी, भाजपा की काट किसी के पास नहीं, इसका एक कार्ड तो होगा ना, एक्सटर्नल फोर्स का कहीं इसमें फॉर्मूले में कहीं पॉइंट आता है? जी, एक्चुअली F इंटू डी में नहीं आता। क्योंकि आप ये समझिए, मैं फिर कह रहा हूं, बसपा की का दुर्भाग्य या सपा का दुर्भाग्य ये है कि उसका जो अपोजिशन है उसने 50 साल पहले तैयारी की थी, 50 साल 60 साल पहले 70 साल पहले की तैयारी का परिणाम उसे मिल रहा है। अब अगर इनको लड़ना है तो उस मिशन मोड में लगना होगा, काडर तैयार करना होगा, सत्ता के लिए नहीं, विचार के लिए। समाज से ऐसे लोगों को निकाल के लाना होगा जो विचार के लिए लड़ सके, सत्ता के लिए नहीं। अगर बसपा सत्ता के लिए लड़ेगी तो खड़ी नहीं हो पाएगी, अगर सपा सत्ता के लिए लड़ेगी खड़ी नहीं हो पाएंगी। इनको समाज से उन लोगों को निकाल के लाना पड़ेगा जो बसपा की विचारधारा को प्यार करते हैं, जो चना मुरमुरा खा के बसपा के लिए फिर खड़े हो सके, जैसा काशीराम जी ने किया था। इस बात से मैं विद्रोही जी से 200% सहमत हूं। आपको वो करना होगा, आपको बड़े बड़े महलों में रह के, हवाई जहाज से चल के 10 कारें लेकर के वो नहीं, रियल में आपको काडर ढूंढना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी 2-4-5 साल, तब कहीं कुछ सर्वाइवल होगा। उसको नहीं, पर दिखाना भी तो पड़ेगा ना। आजकल तो कैश इधर उधर से निकल रहे हैं और ईडी का लोगों को डर कितना है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि ईडी के डर से भी ये लोग बीजेपी से डर रहे हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि ये भी बात सत्य है कि जिनके घर से निकल रहा है भाई, वो कैश तो निकल ही रहा है ना। डर के आगे आजकल ईडी है, क्योंकि डर रहे हो मतलब आप समझ लिए सर। सर, अगर आप करप्शन में बहुत ढंग से तो बीजेपी कह चुकी बेटा हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन तो कुछ बोलना नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, हो सकता है गलत हो, लेकिन अगर वो नेता क्या जो ईडी से डर रहा है, आपने 302 किया है क्या? अरे पैसा पकड़ेंगे जेल जाओगे, छूट के आ जाना। अगर राजनीति में सरवाइव करना है तो जेल जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे,
अब उनके उत्तराधिकारी सब लोग ईडी से जज हैं, तो क्या फायदा? क्या दलित समाज जिससे मायावती जी निकली है उनके लिए भारतीय समाज जेल नहीं था क्या? भारतीय समाज पूरा जेल था। एक जगह ईडी के बारे में चर्चा चल रही थी, तो मैंने मुझे याद आया एक गाना, वो इलू इलू चला था ना, तो आजकल ईडी की चर्चा बड़े चल रही है। ईडी ईडी जी, क्या अरे है? मैं कल ही गा रहा था, ईडी क्या कोइंसिडेंस है। हाँ, मैं कल गा रहा था, उनका मम्मी, मेरी माँ इससे मेरे पास है, तबीयत अस्वस्थ है, हमने कहा मम्मी इलू इलू की जगह ईडी ईडी हो गया है। ईडी ईडी क्या है? जब बाग में, जब घर में कोई नोट खिला तो बोली हवा ईडी ईडी, है ना? लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज है, हमारे यहाँ पे जो कलाकार है ना, ऐसे ऐसे प्लम्बर आ गए हैं, बड़े बड़े बिल्डर आ गए हैं, जो फ्लश करते ही नोट, वहां से नोट निकल रहे हैं। कितनी प्रगति कर लिया हमने, है ना? मैंने दृश्य देखे कि बाथरूम से, टाइल वाइल से और फ्लश से नोट निकल रहे, कितनी प्रगति कर रही भारत सर। जब लोकतंत्र को अपनी बपौती मानी जाएगी, जनता को बेवकूफ माना जाएगा, इसके परिणाम यही आए। लोकतंत्र को अपने घर की बपौती मान के राजतंत्र की तरह आप चलाएंगे तो ये परिणाम आने ही हैं। करप्शन भी निकल के कस के आएगा। जनता देखती है, जनता वाकई देखती है। भले ही ये भी सच है कि इनकम टैक्स भरने वाली जो जनता है, वो उसके दिमाग में बैठता है कि भाई इनके पास इतना सारा कहाँ से आ रहा है, हम तो ये डेटा के चक्कर में उलझे हुए हैं, हमारा डेटा खत्म हो गया तब रिचार्ज कैसे करें? रिचार्ज करें, यस यस। जनता उसमें उलझी है, इधर करोड़ों निकल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, जनता इस बात में और उलझी है। एक उदाहरण आपको बताता हूं कि वो चाय की दुकान वाला बंदा था, उसने एक पार्टी ज्वाइन करी, 5 साल बाद देखा वो जो जिले में पहुंच गया, 10 साल बाद देखा स्कॉर्पियो ले आया, 15 साल बाद वो ऑडी से घूम रहा है। तो बोले 15 साल में ऐसा कौन सा काम हो गया कि ये ऑडी से घूम रहा है? 4 फैक्ट्री होंगे, 3 कोल्ड स्टोर, 10 पेट्रोल पंप। जनता इससे बहुत, लोहिया जी की आत्मा ये और गांधी जी की आत्मा जो है ना, वो यही देख देख के पता नहीं कहाँ चली जाती होगी। दोबारा वो आने की इच्छा करती भी होगी तो बोले छोड़ो यार, क्यों जाएं। हमें तो लगता है जब बादल फटते हैं ना, तो वो लोहिया जी और गांधी जी के आंसू होते हैं जो तेजी से निकलते, बोले लो बेटा। अरविंद जी आपके पास आता हूँ, 2-3 कमेंट्स लेता हूँ। संजय कुमार जी कह रहे हैं कि अब SC ST और BSP के वोटरों को मायावती से कोई आशा नहीं है। ये तो बात बिल्कुल खराब स्थिति है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी स्थिति आ गई तो कितनी खतरनाक स्थिति आ गई है कि वोटर आशा ही नहीं कर रहा उनसे, उस नेता से जिनके प्रति कभी श्रद्धावान था, या जिनके लिए वो बस में ठुस ठुस के रैलियों में हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद करने गया है। और उसने उस तरह के वोटर अगर ये लिख रहे हैं तो ये स्थिति वाकई सोचनीय है। इसके लिए BSP के लिए बड़ी बात है ये, मतलब सोचने वाली बात है। AV सिंह जी लिख रहे हैं हिंदू समाज में ये क्या मामला है? ये थोड़ा सा क्या ये वाकई ऐसा है कि हिंदू समाज सपा बसपा और कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहा है? जी बताइए। जी देखिए, एक्चुअली मैंने एक बार कहीं पर बात कही थी, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ कही। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर रही है। आप देखिएगा आगे भी वो प्रयोग दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती, उसके बाद उसका आया कि भारतीय जनता पार्टी कही जाने लगी कि वो पिछड़ों की पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को और बड़ा किया। फिर वो कहा गया कि दलितों की पार्टी, अब कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन एक्सपैंड करे। अब अगला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी जो मुस्लिम हैं, जो कहते हैं कि हमारे पुरखे भारत के हैं, उनको भी अपने इस छतरी के नीचे लेकर के आएगी। और जो आजकल पसमानदा का मामला चला हुआ है, पसमानदाओं को जोड़ने के लिए। यस। और सर मैं ये 2019 से कह रहा हूं, ये मेरा YouTube में 2019 से पढ़ा है मैंने। 2019 में बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन मोड में चल रही पार्टी है, जो ब्राह्मण बनियों से लेकर के जाएगी और वो अफगानिस्तान तक भारत निर्मित करने के प्रयास के स्वप्न के साथ आगे बढ़ेगी। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है गलत हो। इसका मतलब ये है कि ये विजयी विश्व अभियान पर है और उत्तर प्रदेश उसकी एक लेबोरेटरी है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक लेबोरेटरी है बीजेपी की। मोर एम्पायर तक लेके जाएंगे, जैसा मोर एम्पायर राजनीतिक रूप से एकत्र था। वो सपने सफल होंगे नहीं होंगे अलग बात है। हमारे साथ
अनवर अहमद है, मायावती जी ईडी से डरती हैं, ऐसा कह रहे हैं अनवर अहमद हैं। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। बेहतरीन कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद मोनिका जी, बहुत बहुत। अजय कुमार कह रहे हैं योगी जिंदाबाद। संजीव सिंह कह रहे हैं कभी टक्कर नहीं दे पाएंगे, मिल जाए। आलोक जी लास्ट कमेंट। मुझे लगता है कि योगी जी से टक्कर लेने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसे त्याग को करना होगा। आपके चैनल में कभी मैंने सुना था कि वो तखत में सोते हैं, सन्यासी की तरह रहते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं। हाँ 3 बजे उठते हैं, 5 बजे मैं भी उठ जाता हूँ, लेकिन वो 3 बजे उठते हैं। तो विपक्ष को, हमसे तो वो सिस्टम होता है 5 बजे सोते हैं तो अपने आप ऐसा उठ के दोबारा फिर देखते हैं 7 बज गए। जी जी। तो मेरी वाइफ क्योंकि केवी में जॉब करती है, 7 बजे स्कूल जी। तो मेरा ही कहना ये है कि मायावती जी या अखिलेश जी को दलितों और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो जब वो संघर्ष कर रही थी मायावती जी, अखिलेश जी के लिए तो नहीं कहेंगे, तब वो गरीबी के उस स्तर में थी, उस दर्द को जानती थी। जब ये अब दलितों की बात आप इससे बहन जी करते हैं या अब अखिलेश जी करते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद रहता है। उनके चेहरे में वो दुख कभी नहीं आता, वो दर्द, वो तकलीफ जो मुलायम सिंह जी के चेहरे में आती थी, जो काशीराम जी के चेहरे में आती थी, या जब मायावती जी सत्ता में नहीं थी तब उनके जो चेहरे में दर्द आता, तब दलितों के लिए भारत एक बड़ा जेल जैसा था, मैं मानता हूं। आज तो समाज में उत्थान की तरफ है समाज, अब हम सब बराबरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस दर्द के अगर वो जीना सीख जाए, उस दर्द में रहना पुनः सीख लें, गरीबों के लिए दर्द को महसूस करें, शब्दों में नहीं, वाणी में, तो फिर बदलाव आ सकता है। बदलाव आ सकता है। देखिए, विपक्ष मजबूत होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष। आलोक जी से कराना चाह रहे थे, मोनिका जी पहले ही कर चुके हैं वो क्लोजिंग। क्लोज करते करते मुझे एक चीज याद आ रही है। ये हमारे एक किसी शायर ने लिखा होगा कि न हौसले न इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके से हैं मगर चल रहे हैं लोग। न हौसले न इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके से हैं मगर चल रहे हैं लोग। वफा वफा न प्यार न किरदार न कोई उसूल, न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि जिस किरदार उसूल की बातें अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे कि बाकियों में नहीं दिखती, अगर वो उसूल, किरदार, प्यार, वफा सब इकट्ठी हो जाए तो वो उस सांचे में ढल सकते हैं जिसकी जरूरत जनता को भी है। जनता भी अवतार चाहती है अपने ऊपर, एक कोई उनका भला पूछने वाला हो। ये नहीं होगा तो वो तो होगा ही। एक अभिनेता ने कहा था ना कि ट्रेन और लड़की किसी का रास्ता नहीं देखती, तो जनता भी किसी का रास्ता नहीं देखती, फिर नहीं देखती, जनता कहीं और चली जाती है। फिर ध्यान रखना, इसलिए ट्रेन और लड़की के आगे में नेता को मत लगने दो। ठीक है, चलिए फिलहाल आपने इस सफर में हमारे साथ रवानगी की, बहुत अच्छा लगा। आपने हमें देखा, बहुत अच्छा लगा। हमें प्यार दीजिए, हम आपके दिल में उतरने आए हैं। लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है सारा कुछ कर लीजिए। चलिए, अभी फिलहाल अभय यादव जी ने और मोनिका यादव ने जो फिर से कमेंट किया है, बाद में अब लेंगे नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, नमस्कार।